अचानक से नालंदा यूनिवर्सिटी जो पुरानी खंडर है उसके अंदर हम हैं और बारिश होने लगी है बहुत तेज़, इसलिए हमें अपना सर छुपाने के लिए हमारे साथ साथ आगे गाइड हैं शर्मा जी। ये जो आपको दिख रहा है वो भगवान बुद्ध की अति प्राचीन मंदिर थे और सबसे पहला जो ये छोटा सा सीढ़ी दिख रहा है ये कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था 413 AD में, दूसरा जो हर्षवर्धन के द्वारा और तीसरा राजा पाल के द्वारा, और ये तीनों ऊपर पहले राजा ने वहाँ तक जो बनाया होगा एक इमारत थी जो ये दिख रही है, फिर उसको एक्स्ट्रा कर दिया 7वीं शताब्दी में, 5वीं 7वीं, और फिर इसको 9वीं शताब्दी में एक्स्ट्रा कर दिया जो ये ऊपर जाने का रास्ता था। ये ऊपर नालंदा यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका हूं और यहाँ आने का मकसद था कि यहाँ के बारे में जानना। इससे पहले 2 साल पहले मैं आ चुका हूँ, आज मैं दोबारा आया हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी और इस गेट से हम अभी एंटर हो रहे हैं। ये जो है इसका एंट्रेंस है अंदर जाने का, जो कि पहले ऐसा नहीं था कुछ, ये एक छोटी सी बीच में ये रास्ता बनाई गई, चूँकि खुदाई में 1 किलोमीटर का ही, उससे भी कम एरिया में ही ये प्राप्त हुआ नालंदा के ये अवशेष, पूरे तो मिल भी नहीं पाए। ये जो, हाँ जी, नहीं अंकल, ये जो एरिया दिख रहा है आपको ये वही नालंदा, ठीक है। तो अभी मुझे एक गाइड मिले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिदानंद शर्मा हैं और ये गाइड हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, तो मुझे लगा चलिए रोज़गार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुछ अंकल को हेल्प भी हो जाएगी, ये मुझे कुछ बता देंगे। हालांकि मैंने जो योजना बनाई थी कि खुद इसको घूमूंगा, लेकिन अच्छी बात है अगर ये मुझे मिल गए तो। अब हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करिए यहाँ से और शॉर्ट में बताइएगा। नालंदा 2 शब्दों का मेल है। नालम संस्कृत शब्द है, नालम का अर्थ होता है कमल का प्रतीक है, और दामन देती है जो ज्ञान देती है वही नालंदा है जी। इसकी स्थापना 413 AD में कुमारगुप्त ने किया, 7वीं में हर्षवर्धन ने विस्तार किया, 9वीं देवपाल के समय में यह नालंदा विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं तक लगभग 800 वर्षों तक चलने के बाद इसे मतलब कि अफगानिस्तानियों ने इसे नष्ट किया और इसे जलाया। यह मतलब कि नालंदा जलने के बाद एक भूकंप इत्यादि से ज्योग्राफिकल टर्म से मिट्टी से ढक गया, इसके ऊपर खेती हो रही थी। आर्कोलॉजिकल के पिता कहलाते हैं डॉक्टर ए कनिंघम, उन्होंने 1861 में हुएंगसांग की डायरी को चाइना में देखा। हुएंगसांग चीनी यात्री 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, वो यहाँ के छात्र थे और अध्यापक का बेटा। उनकी डायरी का नाम था सीयूकी अर्थात भारत यात्रा वृत्तांत, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर ए कनिंघम ने इसकी खुदाई 1915 से 37 तक 22 वर्ष की ना। यहाँ जो कुछ मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू हुएंगसांग की डायरी के निकल है, 2 हॉस्टल के बीच का एक कॉरिडोर है। हेलो हेलो, मेरा आवाज़ देखिए गूंज रहा है, इसको माइक कितना। अगर शिक्षक धीरे से भी बोलते थे तो छात्रों तक उनकी आवाज़ जाती थी। हम लोग सर 2nd फ्लोर पर चल रहे हैं, नीचे कुमारगुप्त के टाइम के हॉस्टल और कमरे हैं। ये दरवाजा, अच्छा, ये जो है ये ऊपर चल रहे हैं, नीचे और थे जगह। हाँ, जो आपने दरवाजा बंद देखा वो कुमारगुप्त के टाइम के कमरे हैं। वहाँ जा सकते हैं क्या नीचे? हाँ चल सकते हैं। आइए हम नीचे जा रहे हैं। ये इनका कहना है अंकल का कि ऊपर हम 1st फ्लोर पे हैं, नीचे जो है कुमारगुप्त के समय का ही जो जगह था, हॉस्टल और कमरे थे जहाँ, वो बंद है। ये कमरे कुमारगुप्त के टाइम का है। कौन से कमरे? कमरे में एक छात्र रहते थे उसमें। ये कमरे हैं? जी हाँ, छात्र को मोंग कहा जाता था, मोंग से ही मोनास्ट्री हुआ भी। अच्छा, ये मैं आपको दिखा दे। ये तो बहुत छोटे छोटे हैं अंकल, इसमें जाते कैसे थे? जी, जाने के लिए दरवाजा बंद था। जब एक राजा ने बनाया, कुमारगुप्त ने बनाया, 200 वर्ष चलने के बाद जब ये डैमेज हुआ तो इसको रिपेयरिंग सिस्टम नहीं था, इसे कवर ढक दिया जाता था, और दूसरा कंस्ट्रक्शन हर्षवर्धन ने बनाया। अच्छा, आपका कहना है कि पहले कुमारगुप्त ने और फिर उसके बाद कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन, थानेश्वर और मगध के राजा थे हर्षवर्धन। जी हाँ जी, उन्होंने ये ऊपर से स्ट्रक्चर बनाया। और उसके बाद देवपाल ने बनाया। अच्छा अच्छा, उसके 5वीं के कमरे देखा जा रहा है जिनके दरवाजे बंद हैं। बगल में बरामदा और आंगन था। आंगन ही क्लासरूम होता था जहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल। 7वीं और 9वीं हॉस्टल के कमरे यहाँ डैमेज हैं। दूसरे में श्रीमान, बीच का दीवार 6 फीट है और यह दीवार 8 फीट है। पूरा नालंदा विश्वविद्यालय 3 फीट से 12 फीट तक दीवार की मोटाई है। नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ है। साउंड प्रूफ है, नेचुरल एयर कंडीशन। हेलो, मेरा आवाज देखिए गूंज रहा है, इको हो रहा है माइक की तरह। हेलो, अगर शिक्षक हेलो, अगर धीरे से भी बोलते थे तो छात्रों तक उनकी आवाज जाती थी। चला जाए नालंदा का टेक्नोलॉजी जो मैं एक्सप्लेन करूँगा। आज से 1600 वर्ष पहले नालंदा का क्या टेक्नोलॉजी है, आगे फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा।
Right. ये हम लोग सेकंड पर्सन में हैं। ये कंक्रीट का लेयर जो सामने में देखें, ये हर्षवर्धन के टाइम का, जो ऊपर देखिए ये जो कंक्रीट है, ये जो सुर्खी आप बता रहे हैं अंकल, ये हर्षवर्धन के समय में। हाँ, और इसके ऊपर देखिए वो दरवाजे हैं नोमी देव पर, हर जगह। अच्छा, एक बात बताइए, इरफान हबीब एक इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि प्लास्टर की जो टेक्निक है वो इंडिया में मुगल लेके आए, लेकिन आप ये कंक्रीट कह रहे हैं कि ये हर्षवर्धन के समय का है। तो ये जरा मुझे, ये बहुत जरूरी है जानना मेरे लिए जानना। इरफान हबीब का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, हाँ बताइए। तो ये वो तो कहते हैं कि जो प्लास्टर की टेक्निक है वो मुगल लेके आए, लेकिन ये तो हर्षवर्धन के समय का है, ऐसा कैसे? चलिए, हर्षवर्धन के टाइम के प्लास्टर आपको मैं आगे क्यों एक्सप्लेन। हाँ, वो मेरे लिए जानना जरूरी इसलिए है, मैं दिखाऊंगा उसको, मैं क्योंकि लोग दिग्भ्रमित, लोगों का कहना है कि ये तो सुर्खी है, सुर्खी पे हमारे भी दादाजी ने, परदादाजी ने बनाया था। बताएंगे, मैं उस प्लास्टर को दिखाऊंगा। मैं अपने हृदय में उसको नोट किया, मैं आगे चलिए चलिए, बहुत बहुत। हम लोग एक पूर्वी भाग में खड़े हैं जहाँ विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने में, वो पश्चिमी भाग है जो टेम्पल है, वो नालंदा का वो टेम्पल है, वो आपका कहना है कि वो टेम्पल स्तूपा के नाम से जाना जाता है जी। टेम्पल और स्तूपा में अंतर होते हैं, स्तूपा में दरवाजे नहीं होते हैं और टेम्पल में दरवाजे। उसके सामने में 3 इधर देखिए, चकोर चबूतरा है आप देख रहे हैं, और ये भी 2 चकोर, 1 2 और 3 चबूतरा। ये चकोर चबूतरा मेडिटेशन के लिए था, साधना के लिए, इसे योगा कहा जाता है। अच्छा। उस समय लोग डिग्री प्राप्ति और धनोपार्जन के लिए लोग नहीं पढ़ते थे। जी जी। उस समय ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पढ़ते थे। जी हाँ, जी हाँ। मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू हुएन-त्सांग के अनुसार यह नालंदा 10 किलोमीटर 7 मील लंबा और 3 मील चौड़ा था, जिसको किलोमीटर में बदलने पर 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है। 1 किलोमीटर की खुदाई जो हुआ है 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है, ये अकॉर्डिंग टू हुएन-त्सांग की डायरी के। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने 7 मील लंबा और 3 मील चौड़ा बताया था उस समय में। तो मील को किलोमीटर में बदलने पर 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन 1 किलोमीटर की जो खुदाई हुई है उसके नक्शे के सामने हम लोग, उसके 1 किलोमीटर की जो खुदाई हुई है उसके नक्शे के सामने, मैप के सामने आप खड़े हैं। 9 किलोमीटर अभी भी मिट्टी से और सामने देखिए टीलानो आप देख रहे हैं जहाँ पेड़ पौधे उगे हैं जी। चूंकि इतना नीट एंड क्लीन देखने पर टूरिस्ट को यकीन न होता है कि पहाड़ नुमा था, इसलिए उस भाग को कंपास कर रखा गया। अच्छा, एक मिनट, ये जो भाग है टीला नुमा, वहाँ जहाँ पे पीपल का पेड़ है, उसके अंदर भी नालंदा यूनिवर्सिटी है। यस सर, वो प्रूफ करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको रखा है। अच्छा, ये प्रूफ करने के लिए उसको रखा हुआ है जी। क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन साफ सुथरा देखने पर टूरिस्ट को यकीन न होता है कि पहाड़ नुमा था, इसलिए उस भाग को कम। यह नालंदा सर 2 भागों में मिला। एक पूर्वी भाग है मोनास्ट्री हॉस्टल, जहाँ बौद्ध भिक्षुक लोग रहते, चैत्य माने टेम्पल। हम लोग यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा, यहाँ आकर अभी खड़े हैं। ये 2 मेडिटेशन और ये 3 मेडिटेशन। अभी हम लोग यहाँ पे हैं। ये साइड में सर 11 हॉस्टल मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गेट पर बुद्ध की मूर्तियाँ सभी गड्ढे में है जी। ये हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थी रहते थे, आंगन में पढ़ते थे, स्टेज गुरु जी शिक्षा, सामने मेडिटेशन, बीच में कोई डोर था, विद्यार्थी आते। ये साइड में 6 टेम्पल मिले, 1 2 3 4 5। अभी 11 हॉस्टल, 6 मंदिर मिले हैं। अभी 97 हॉस्टल और 102 टेम्पल मिट्टी से दबे हैं, जिसके ऊपर गाँव बसा है, खेती बाड़ी। चलिए आगे मैं जीऊँगा। तो ये अंकल जी आप बता रहे हैं कि, ठीक है, नीचे पे ये आप बता रहे हैं कि कुमार गुप्त के टाइम में ये चबूतरा बनाया गया, आंगन था जी। ये पूरा दिखाना बना, पूरा आंगन था, यहाँ सामूहिक प्रार्थना के लिए विद्यार्थी लोग उपस्थित थे। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, ये सामूहिक प्रार्थना के लिए। और ये स्तूप है, और ये आप बता रहे हैं इसके बारे में बताइए, प्लास्टर के टाइम का, ये हर्षवर्धन के टाइम का कंक्रीट सुर्खी जिसको आप कहते हैं उससे बना हुआ है। और ऊपर जो सीढ़ियाँ हैं ये देवपाल के समय का है। तो ये 5th सेंचुरी एडियन कुमार गुप्त पीरियड 7 हर्षवर्धन 9 देवपाल की अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ जरा बताइए घूम के। 5th सेंचुरी में 5th सेंचुरी एडी में कुमार गुप्त ने बनाया, और 200 वर्षों के बाद हर्षवर्धन उसको कवर करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया। और फिर थर्ड में बंगाल के राजा देवपाल एक के ऊपर एक के इम्पोर्टेंस को रखते हुए दूसरे कंस्ट्रक्शन को राजा लोग स्टार्ट करते थे। उसे ढक दिया जाता था, उसके ऊपर ही कंस्ट्रक्शन को लोग स्टार्ट करते। चला जाए हम लोग आज। आप अपना नाम एक बार कैमरे पे बता दीजिए। बताइए, मेरा नाम सज्जन इससे आपकी को भी दिक्कत होगा। सच्चिदानंद शर्मा, अगर आप आते हैं तो कंसीडर करिएगा यहाँ की गाइड। तो पहले भी ऐसी प्रथा थी कि एक राजा क्या करते थे, दूसरे राजा के स्टैचू को उसको कवर कर, जी हाँ, उसे ढक करके। अभी बाल बच्चा क्या करता है, बाप दादा के दिए गए दावा को हटाकर अपना लिंटर ले आता है, लेकिन उस समय में एक के सम्मान देते हुए दूसरे को कम स्टार्ट किया। ये सम्मान की बात हुई। जी हाँ, सम्मान, ये सम्मान की बात हुई। आइए आगे आइए भाई, जरा कैमरे को सही से पकड़ना।
हर हॉस्टल के गेट पर दोनों साइड में बुद्ध की मूर्ति थी। ये हॉस्टल है अंदर। ये मैं एक हॉस्टल में प्रवेश कर रहा हूँ। ये दोनों साइड में भगवान बुद्ध की मूर्ति की खुदाई मेंटेनमेंट हुई। बुद्ध को अभिवादन करिए, शिक्षक और छात्र अंदर की ओर आते हो जाते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम। और ये जरा मुझे बताइए अंकल, ये जला हुआ क्या है? गेट पर देख चौखट देखिए कितना मोटा लगा हुआ था, और ये सभी काला जो देखे वो जलने का प्रमाण है। ईंट जो है मोम की तरह पिघल गए हैं। हाँ, यह देखिए सोनी, यहाँ देखिए ये चौखट लगा हुआ था, कितना मजबूत किवाड़ जो लगा हुआ था, ये उसके हैं। और ये जो आप बता रहे हैं ये जलने का प्रमाण है। ईंट जो है मोम की तरह पिघल गए हैं। ये ईंट मोम की तरह हाथ ले जाइए, पिघल गए हैं। यहाँ पर देखिए ये ईंट, इसमें जाहिर सी बात है कि जब ईंट बना होगा तो कोई ऐसा तो लगाएगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए वो झामा हो गया है। जी हाँ, जी हाँ। जब इतनी बड़ी इमारत बने और इतने बड़े राजा बनवाए तो उसमें जाहिर सी बात है कि हर चीज अच्छे लाएंगे। ये सभी सब जलने का प्रमाण, ये सब जलने का ये पिछली वीडियो में मैंने ये चीज बताया था कि ये जलने का प्रमाण है। हम लोग एक हॉस्टल में प्रवेश कर रहे हैं जिसका एक दरवाजा है। हम लोग हॉस्टल में अभी प्रवेश कर रहे हैं जिसका एक दरवाजा। ये क्या है? हॉस्टल का चबूतरा है क्या? नहीं, ये हॉस्टल के कमरे हैं। इसका मतलब सीमेंटेड हो जाएंगे, बरसात का पानी को निकालने के लिए। अच्छा, ये बारिश, ये अच्छा ये आजकल बनाया गया। और ये हॉस्टल ये सब में लकड़ी के बल्ले से सपोर्ट के लिए दिया। जी जी जी। ऊपर देखिए दरवाजा है नौमी का देव का। अच्छा, ये कब दिया गया? ये तो नया लगता है। बाद आगे मैं बताता हूँ जी। और इसके ऊपर ईंट जोड़े गए, ये नए ईंट हैं अंकल, प्रिजर्व करने के लिए ऐसा किया गया है। जी। ये साइन है अक्टूबर सर्व ऑफ इंडिया ने 61-62 में रिपेयरिंग किया, उसका डेट अंक है। अच्छा, 61-62 में किया गया ऐसा। इस सब को ऊपर पूरा रिपेयर करके ये दोबारा बना, ये दोबारा बना। और अंदर वाली स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ जी। टूरिस्ट को कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप दोस्तों ने हर जगह पर जब उसको रिपेयरिंग किया है उसका डेट अंकित किया। ये सारी सारी जी हाँ, जी हाँ। ये अंदर का स्ट्रक्चर कब का है ये बताइए। इसके नीचे कुमारगुप्त के टाइम के कमरे हैं और एक कमरे हैं हर्षवर्धन के टाइम का, और ऊपर देखिए दरवाजा है नोमनी जो देख रहे हैं। अंकल बता रहे हैं कि इसके नीचे कुमारगुप्त के टाइम के कमरे हैं, तो वो कैसे हम देख सकते हैं? उसका कोई आप देख नहीं सकते, उसको अनुमान करेंगे। मैं अंदर होता हूँ तो आपको बताता हूँ। एक जी, ये है हर्षवर्धन का, ऊपर देखिए दरवाजा है नोमनी जो गेट पर चौखट के बाद था विद्यार्थियों को सामान और मसाल जलाने की। आगे ये कमरे थे 7वीं के, ये हर्षवर्धन के टाइम का कमरा। ये हर्षवर्धन के छात्र आंगनबाड़ी से पुस्तक तो सर 10,000 छात्र थे यहाँ पे, 10,000 छात्र थे, तो वो एक कमरे में अगर रहेंगे तो इतने कमरे कहाँ से आएंगे? यह कमरे एकेडमिक हिंदुस्तान के अनुसार तो मतलब कि 7 मील लंबा 3 मील चौड़ा है, किलोमीटर बदलने पर 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर चौड़ा है, जिसने 1 किलोमीटर का भाग ही आप देख रहे हैं 9 किलोमीटर तो भी मिट्टी से दबा हुआ। आपने वहाँ जो गड्ढे में कमरे देखे जी जी, उसके ऊपर में जो देवपाल के समय का हॉस्टल का कमरा, वहाँ डबल बेड का हॉस्टल मिला है। अब वहाँ जाने के लिए रोक है, लेकिन पहले लोग जाते थे, अभी भी वहाँ डबल बेड का हॉस्टल है। इससे प्रमाणित होता है कि और जगहों पर और व्यवस्था रही होगी, क्योंकि 10,000 विद्यार्थी, 1500 शिक्षक, 500 अन्य कर्मचारी, 12,000 कमरे यहाँ होंगे। एग्जैक्टली, तभी तो हो पाएगा। 12,000 कमरे अगर नहीं हो तो हो कैसे पाएगा? और ये क्या था जरा? ये आंगनबाड़ी से पुस्तक रखने। अच्छा, ये पुस्तक रखने के लिए। कमरे के दीवार इस प्रकार बने थे, टेम्परेचर को कंट्रोल करता था, गर्मी में ठंडा और चूंकि 3 फीट से 12 फीट तक मोटाई। आप यहाँ छत को देख रहे हैं, छत आगे की पैर को कस के बजा रही, एहसास होगा कि नीचे कमरा है। कस के मारी धब कर रहा है। और ऊपर जरा दिखाइए, छत किस चीज का था ऊपर? चलिए ना आगे की ओर छत देखने से ही पता चलता है किस प्रकार का छत रहा होगा। आगे सुनो, ये अंकल ये तो बाद में आर्कियोलॉजिकल मिल गए। सीमेंटेड जहाँ है वहाँ आर्कियोलॉजिकल सीमेंट जहाँ है। वो प्रूफ कर रहा है कि दीवार भी उस समय प्लास्टर होता था। अच्छा, ये दिखाइए सुनिए, ये जरा मैं दिखाइए। ये भी दिखाता हूँ। ये प्राचीन समय की है। आगे की ओर देखिए, ये प्राचीन समय की है। हाँ, आगे की ओर देखिए, चलिए आप आगे चले ना सर। वो प्लास्टर प्रूफ कर रहा है कि उस समय में दीवार भी प्लास्टर होते था चूने।
लीजिएगा तो उसका फोटो आप ले सकते हैं। इसका अच्छा 1500 के बाद इसकी खोज हुई थी, सॉरी अंग्रेजों ने कब किया, 1800 या 1900 में? ये मतलब कि 12वीं में जब इसका अंश हुआ तो 19वीं में जाके पता लगा कि नालंदा विश्वविद्यालय है। 700 वर्षों तक इस पर खेती होती रही और जानवर चलता रहा, जैसा कि 9 किलोमीटर पर भी हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा कैमरा इनकी तरफ करना। आप कह रहे हैं कि 12वीं के बाद जब ये खत्म हुआ तो 750 साल तक, थोड़ा और दूर जाके प्रॉपर लीजिएगा, 750 साल तक ये पूरा टीला था और इस पे जानवर चढ़ते थे, खेती हो रही थी। माय गॉड। और उस टीले पर, या मान लीजिए अगर खेती नहीं भी हो रही थी तो हो रही थी टीले पर, लेकिन जानवर तो जरूर चढ़ते होंगे और खेती भी आप कह रहे हैं कि हो रही थी। ये अंग्रेज का शासन था, किसानों के हाथ में था, इसलिए कुछ मुआवजा दे के किसानों से लिया। अच्छा, और बाद में इसको खोजा हेनसन की डायरी के हिसाब से तो ये हाँ, निकला। एक मिनट जी हाँ बोलिए। 5वीं शताब्दी में फाहियान भी आए थे। फाहियान ने उस स्तूपा का वर्णन किया है, मगर इस महाविहार का वर्णन नहीं किया, उस समय नहीं बना था। लेकिन 5वीं शताब्दी में फाहियान भी यहाँ आए थे, इसका प्रूफ मिलता है। अच्छा, फाहियान भी यहाँ आए थे 5वीं शताब्दी में। तो वो प्लास्टर है जो चूने का, सूखे का प्लास्टर मिला है। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा, 19वीं शताब्दी में जब खोज हुआ तो ऐसा भी तो हो सकता है, मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 19वीं शताब्दी में कर दिया गया हो। 100 साल की तो ये हो नहीं सकता। पुराने चीज में नई चीज को नहीं किया जा सकता। एक नंबर, एक फैसिल में अगर यहाँ अगल बगल में अगर कहीं बिल्डिंग भी बनता है तो ASI से परमिशन लेना पड़ता तो वो बिल्डिंग बनाता है। तो ये है कितने साल पुरानी आप इसको बता रहे हैं? ये तो हर्षवर्धन के टाइम में प्लास्टर है। हर्षवर्धन इसके नीचे कुमारगुप्त का है, ये हर्षवर्धन का। इसमें जहां तक मेरी समझ है दोस्तों, ये प्लास्टर मिट्टी भी इसमें मिला हुआ है, रेत भी, मिट्टी भी। कार्बन टेस्ट के अनुसार 5 सेंचुरी AD 7 सेंचुरी वो ईटे का टेस्ट हुआ कार्बन टेस्ट के अनुसार 5 सेंचुरी AD है। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ देखिए मिट्टी भी इसमें मिले हुए हैं। इधर अच्छा ये, हाँ इसमें हमारे के पत्थर जो चमकने वाला, और ये सब कब के हैं? ये भी उस समय में आइए सर एक मिनट इधर आगन ही क्लासरूम होता था जहाँ विद्यार्थी पढ़ते, सब्जेक्ट वाली होस्टल था और खुले आकाश के बीच में ये स्टेज था जहाँ गुरुजी बैठकर शिक्षा देते थे लड़के आंगन। जरा स्टेज दिखाइए, वहाँ गुरुजी बैठकर शिक्षा देते थे। लड़के आंगन गुरुजी बैठ था जहाँ विद्यार्थी, और यहाँ लड़के आंगन में बैठकर पढ़ते थे। एक मिनट जी वो आंगन देखिए, आप नीचे की ओर आंगन को देख रहे हैं, जी, वो आंगन है 5वीं शताब्दी कुमारगुप्त का। वो प्लास्टर हो गई। जब वो आंगन था तब ये लेयर और ये लेयर सब नहीं था। जी, वो आंगन सर वहाँ नहीं था, वहाँ था। वो पिलर से छत के गुरुजी बैठकर शिक्षा लड़के आंगन। उस समय में बाद विवाद डिबेट से ही ज्यादा शिक्षा दी, गुरुकुल प्रथा था, गुरु इधर घूम के, हाँ गुरुकुल प्रथा था। ये आंगन सर 7वीं का है हर्षवर्धन के टाइम। जी जी, ऊपर ये रूम में बना देवपाल का, यहाँ आने के लिए ऊपर आगे से रास्ता था जिसको सीढ़ी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जी आइए सर नीचे की ओर चले। ये सभी उसी समय का है। ये आंगन है 5वीं का, ये लेयर है 7वीं का, ऊपर है 9वीं देवपाल। ये आंगन है 5वीं का, हाँ ये है 7वीं का, ये ऊपर प्लास्टर 7वीं का, ऊपर 9वीं का, और ऊपर जो है 9वीं का। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अंकल बता रहे हैं। ये नीचे जो है ये ईंट देखिए, फर्क इनकी बात में दम है। ये ईंट देखिए, ये 5वीं दिख है कैमरे में, ये देखिए ये बड़े बड़े साइज के ईंट है। ये 15 इंची लंबा, 10 इंची चौड़ा, 3 इंची मोटाई है ईंट की। जी 15 इंची 10 इंची, और 3 और ये है 7वीं शताब्दी जी हाँ, यहाँ हर्षवर्धन 5वीं में ये भी आता और है। ये है 9वीं शताब्दी के ऊपर। जी हाँ, ये 5वीं में आता है। ये देखिए, ये 5वीं में, ये इसके बारे में बताइए। ये वहाँ बेदी बना हुआ, वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, वो म्यूजियम में रखा है। वहाँ म्यूजियम में रखा गया। जी, और एक मंदिर अंधेरे में थी, इसको लाइटेड करने के लिए गेट पर ये 2 वाइट स्टोन माइका है। अच्छा, ये गड्ढे हैं, इस पर कॉपर का प्लेट रखा, सनलाइट और मूनलाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित किया जाता था। लाइट रिफ्लेक्शन प्रकाश बराबर। अभी भी ये पत्थर से चमक रहा है। आपके मोबाइल में टॉर्च है, लाइट जला के 3 सेंटीमीटर पर देखा जाए। वो मैंने देखा था पिछली बार, चलिए कोई बात नहीं। इसको ये है 7वीं, 5वीं और ये है 9वीं शताब्दी के। जी, ऊपर जा सकते हैं क्या?
ऊपर तो नहीं जा सकते, वहाँ कमरे में जाना। कुआं था, कुआं पीने का पानी काम में लाया जाता। कुआं चल के देखें आप? हाँ, ये मैं देख रहा था। ये दोनों स्टोर रूम है। यहाँ से 6 फीट का मटका मिला म्यूजियम के हॉल नंबर 1 में है। 1 में सर जले हुए चावल 4 में है। और वहाँ अपनी छत को डे में देखा है। छत को जाकर देखिए किस टेक्नोलॉजी से बनाया है। बिना सपोर्ट का छत है, कमरा एयर कंडीशन। जाइए कमरे तक कुआं को देख कर आए, मैं गाइड आए देख क्या है? चलिए ठीक है। ले पकड़। ये देखिए, ये कुआं था जो उस ज़माने में बना था, और पानी जो है देखिए ये कुआं है उस ज़माने का, और पानी यहीं से आता था। ये लोग पानी यहीं से निकालते थे। अच्छा, ये एक ही कुआं था या और कुआं मिला है? और कुआं मिला, एक ये कुआं था। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो ये बता रहे हैं, जैसे कि देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा। अच्छा, ये मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये भंडार घर था इसमें। अच्छा, स्टोर रूम था ये देखिए इसकी टेक्निक ज़रा देखिए। ऊपर कितना अच्छा ये जो है, ये देख लीजिए छत बनाया गया। ये पहले पूरा मिट्टी था, उसको निकाला गया, मिट्टी जो था। ये छत की टेक्निक देख लीजिए। ये जो जगह आपको दिख रहा है, यहाँ पहले गुरु लोग बैठा करते थे। ये देखिए अंकल, ये पत्थर है या इसको जमा के बनाया गया था? ये सब पत्थर है। अच्छा, स्टोन को काट करके पिलर बनाया जाता था, उसके ऊपर छत। अच्छा, ये उस ज़माने का पत्थर है दोस्तों। और प्लास्टर ये है जो ये हुआ था, उस ज़माने में सुर्खी से हुआ करता था। मुझे भी याद है मेरे परदादा जी ने ऐसा ही बनाया था घर पे। जो हमारा पुराना घर था वो जो बना हुआ था, ईंट इससे भी मोटे मोटे थे। हमारे जो परदादा जी ने बनाए थे वो आपने देखा होगा, इतने मोटे मोटे ईंट नहीं होते थे पहले भट्ठा के। अच्छा अंकल, ये जो दीवार है इसके बारे में क्या कहते हैं आप? ये दीवार चारों ओर से 6 फीट मोटी दीवार है। इधर से ये दीवार टेढ़ा में है, उधर से सीधा है। नहीं सर, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो है जैसे आजकल सीमेंट, ये किस चीज़ से आपको लगता है मिला बनाया होगा? ये तो मतलब कि इसके टाइम का ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये चारों ओर से है। अच्छा, इधर से आज 6 फीट मोटी दीवार है चारों ओर। अब बगल में आगे क्लास, मैं इधर का आवाज उधर नहीं, उधर का आवाज। अच्छा, ये मैं गेस करता हूँ, ये मिट्टी, उसके बाद सुर्खी, मूंग का दाल, गन्ने का रस, ये सब मिला के बहुत ही कंक्रीट एक लस्सा टाइप बनाया जाता था। उसी पे ये बहुत ही स्ट्रांग, यू नो, इससे अच्छी ग्रिप होती थी जी। ये अंकल बता रहे हैं कि वो जो भाग है ये पूर्वी भाग है विद्यार्थी। और वो टीलक क्या है? वो भी एक मंदिर था जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। अच्छा, ये एक मंदिर था? नहीं, इसके बारे में पहले कहना जी। और ये क्या था? यह नालंदा का मेन टेम्पल है जो सारीपुत्रा स्तूप के नाम से जाना जाता है जी। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं। स्तूपा में दरवाजे नहीं होते हैं और टेम्पल में दरवाजे। नीचे में दक्षिण साइड देखिए गोल गोल राउंड है, वो सभी समाधि। ये भी समाधि है। जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मर जाते थे उनको जलाकर राख को, इन लोगों को मरने के बाद जलाकर उनके राख को गंगा में प्रवाह किया जाता है। बौद्ध धर्म में जलाकर राख के ऊपर समाधि। और ये भी सारीपुत्र का समाधि है। भगवान बुद्ध और महावीर बिफोर के आने के 1000 वर्ष के जीसस क्राइस्ट से पहले ही आए थे, और वही वो समाधि है जी। भगवान बुद्ध के भगवान महावीर के 2 शिष्य थे, अकलंक और निकलंक को चले गए। बुद्ध के 2 शिष्य थे, सारीपुत्र और महामोगला। सारीपुत्र नालंदा में हुआ, नालंदा में बना सारीपुत्र का स्तूप। अच्छा, ये जो स्तूप है ये सारीपुत्र का स्तूप। महामोगलाइन का तो साची मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप साची में साची स्तूप बना जी। ये 7 बार 7 राजाओं ने क्रमबद्ध बनाया, इसलिए ऊंचा सॉलिड ठोस है। 4 का डैमेज है, 5वें 7वें नौवीं की सीढ़ी को आप आगे देख रहे हैं। चारों ओर से बुद्ध की मूर्ति से खुदाई है। ये चारों ओर, ये मतलब कि मेरी चबूतरा जो देख रहे हैं ये मेडिटेशन के लिए था, साधना। ये बुद्धिस्ट टूरिस्ट का तीर्थ स्थल है। पहले लोग जाते थे, अब उसकी परिक्रमा करने के लिए चारों ओर से रोड बनाया गया। ये हम नालंदा यूनिवर्सिटी, जो अभी जो गाइड ने बताया था कि पूर्वी भाग में हॉस्टल, पश्चिमी भाग में मंदिर, उत्तरी भाग में था, और ये दक्षिणी भाग हम बाहर हैं यूनिवर्सिटी के। और हाँ जी, ऊपर का ये है
सीढ़ी जो बंद था ना, यहाँ से रास्ता है। हाँ 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 हाँ, 10 मिनट। यहाँ से रास्ता है और अभी ये वो मोनेस्ट्री है और बताया जाता है कि यही वो टीला है जिसके अंदर अभी भी ये यूनिवर्सिटी के अवशेष बाकी हैं। ऊपर चल के हम देखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं। ये ईंट देखिए, ये 5वीं शताब्दी के जो बताया था कुमारगुप्त के द्वारा, ये 10, 5 इंच और 3 इंच जो था ये मोटा हुआ करता था। ये देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा ये ईंट था। आजकल ऐसे ईंट बनते नहीं हैं आमतौर पे। राइट, आइए मैं आपको इधर दिखाता हूँ। इस टीले पर हम आ चुके हैं जहाँ पर बताया जाता है कि अभी भी जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष हैं और इंटेंशनली इस टीला को इसीलिए छोड़ दिया गया था ताकि बाद में अगर टूरिस्ट क्वेश्चन करे तो उनको ये बता सके कि यहाँ पे ऐसा था। आपकी ड्यूटी है क्या यहाँ? तो आपकी ड्यूटी यहाँ किस लिए होती है? देख रेख के लिए। स्मारक पर कोई चढ़े नहीं है। अच्छा, यहाँ स्मारक पे कोई नहीं चढ़े? ये जो स्मारक है ये बुद्धिस्ट लोगों का धार्मिक स्थान है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये टीला किस लिए है? आप इसको क्या मानते हैं? ये टीला यहाँ किस लिए है? ये हो गया हॉस्टल लाइन हो गया। इधर तो अब खुदाई नहीं हुआ है। अच्छा, शेष बचा हुआ है। शेष बचा हुआ है। तो दोस्तों पहले जो था, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए ये नालंदा यूनिवर्सिटी, राइट। तो बताया जाता है कि लॉर्ड कनिंघम से पहले ये जो पूरा ऊंचा टीला था, तो देखिए एक वहाँ भी आपको ऊंचा टीला मिलेगा। ये दिख रहा है आपको, ये ऊंचा टीला मिलेगा वहाँ भी। तो वैसे ही ये पूरा ऊंचा टीला था और मैं जिस वक्त हूँ, ये पूर्व था, ये पश्चिम था, उधर उत्तर और मेरी तरफ दक्षिण। तो ये मैं इस वक्त जिस टीले पर हूँ इसको इंटेंशनली ऐसे ही छोड़ दिया गया ताकि पता चले कि इसी टीले को काट काट कर धीरे धीरे ये मिट्टी से, वहाँ देख लीजिए ये टीला है जहाँ ऐसे ही पहले टीला हुआ करता था। बताया जाता है कि 1200 से लेकर 1900 तक, उनके पहले 1200 के बाद ये पूरा मिट्टी में तब्दील हो गया, टीला ये बन गया और यहाँ पे खेती भी होती थी। भैंस, गाय, मतलब जानवर भी यहाँ पे चढ़ने आते थे और फिर धीरे धीरे उसकी खुदाई हुई, बना। और ये टीला जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ इसको इंटेंशनली ऐसा ही छोड़ दिया गया। मैं बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि हमें हमारा खुद का इतिहास नहीं पता चला। इतनी महान सभ्यता, संस्कृति, म्यूज़ियम में कुछ चीज़ें आपने देखा होगा, पिक्चर में चल रहा होगा कि उस टाइम में हाथी के दांत से कंघी बनाए गए थे, शायद तमाम औजार थे और फिर हम ही इंडियंस उन तमाम चीज़ों के मोहताज हो गए और आज हम पूरी तरीके से वेस्टर्न चीज़ों पर जो है वो डिपेंडेंट हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें फिर से इन चीज़ों को रिवाइव करना चाहिए, अपनी खोई हुई अस्मिता को वापस लाना चाहिए? और जैसे पहले एजुकेशन के मामले में, पावर के मामले में, हाँ जी, विश्व गुरु सिर्फ ज्ञान में नहीं था, पावर हाउस जब बताया जाता है कि राजा दशरथ के टाइम में, अशोका के टाइम में, विक्रमादित्य के टाइम में, इनके टाइम में भारत, जैसे आज अमेरिका एक सुपर पावर है, इससे कई गुना ज़्यादा भारत सुपर पावर हुआ करता था। जीडीपी में इनका शेयर गुप्ता एम्पायर के टाइम में पूरे विश्व की जो पूरे जीडीपी थी उसके 32%, सोनी ये स्टार्टलिंग फैक्ट है, 32% जीडीपी शेयर हम करते थे, भारत के लोग करते थे गुप्ता एम्पायर में। फिर मुगलों के टाइम में भी 15 से 18 या फिर 20 तक रहा था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली जो है ये नीचे होता गया और आज हर चीज़ में हम यूँ कहें तो मोहताज हो चुके हैं। हमारा अपना और अस्तित्व और वजूद ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी और पर डिपेंडेंट हैं। अभी चूँकि बारिश हो रही है तो बाहर जाना थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो अब कंक्लूज़न ये बताइए, ये यूनिवर्सिटी आप कह रहे हैं कि 450 ईस्वी के आसपास ये बनाई गई थी, 413 एडी में बना, 413 एडी में ये बना कुमारगुप्त के द्वारा। उसके बाद हर्षवर्धन, फिर राजा देवपाल ने अलग अलग समय पे इसको हर 200 बिल्ड किया। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है ये पूरी दुनिया की एक प्राचीनतम है और उस समय में हम वाकई में विश्व गुरु हुआ करते थे। और मैंने पढ़ा कि ये वो यूनिवर्सिटी था जो शक्ति के लिए भी और विद्या के लिए भी फेमस था, जिसने पूरे एशिया को एक सूत्र में बांध रखा था। लेकिन सर, आप चूंकि यहाँ गाइड हैं, ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि इसका विनाश हो गया? जो इतिहास के पन्ने बताते हैं उसी के अनुसार तो मैं बता रहा हूँ। अब तुम ज़्यादा मैं आगे नहीं कुछ कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ बोलिए।
इतिहास के पन्ने जो बोल रहे हैं उसके अनुसार नहीं कहा। हाँ बोलिए। तब क्या बोले? मतलब इसका विनाश कैसे हुआ ये पूछ रहा हूँ। विनाश तो वो अफगानिस्तानी ने इसको जलाया और नष्ट किया। अफगानिस्तानी आपका कहना है बख्तियार खिलजी जी। अच्छा, मैंने देखिए बोर्ड पर भी लिखा हुआ है अंग्रेजी और हाँ, हिंदी। उसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं बताता हूँ। ये तवक्कत नशीरी अल मिनहाज तुर्की के एक थे इतिहासकार, उन्होंने भी लिखा। देखिए पढ़ा मैंने भी नहीं और जो लोग काफी ज्यादा बात करते हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हमने सुना उनके बारे में कि उन्होंने लिखा कि बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट किया गया। और ये भी लिखा कि क्योंकि ये जो था एक पावर सेंटर था, एक बहुत ही भव्य था। बताया जाता है कि गगनचुंबी इमारतें थी उस समय में, तो वहां बैठ के पूरा ऊपर भी देखना। ये चीजें आपको रेफरेंस काम भी आएगा अगले लोगों को बताने मैं के तो ये लिए। बताता हूँ कि यहाँ का पुस्तकालय जो रत्न सागर था, उन 9 मंजिले थे, वहाँ 9 करोड़ पुस्तकें थी। हाँ। पुस्तक कॉपर प्लेट की नालंदा को जलाएगा, नालंदा 6 माह तक जल रहा। एग्जैक्टली ये इतिहास के पन्ने बताते हैं। तो काफी ऊंची इमारतें थी, तो उन लगा होगा बख्तियार खिलजी को कि शायद ये कोई किला दुर्ग या जो कुछ भी, उस वजह से भी उसने जलाया। और एक ज्ञान का सेंटर था, ये भी बताया जाता है कि अगर इसको हम नष्ट कर दे तो बहुत कुछ बेनिफिट होगा। दूसरा एक मत कहता है कि पाल राजा के बाद ही कुछ आपसी रंजिश, जो बौद्ध भिक्षु थे, जो हिंदू जो थे, उनकी वजह से, आपसी रंजिश की वजह से भी इसको देख रेख में अनदेखा किया गया। और पहली बार जब बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया तो उसके बाद किसी ने रीस्टोर करने की कोशिश करी, लेकिन वो मंशा किसी की नहीं थी, ऑर्गेनाइज्ड पावर नहीं थी यहाँ पर। तो कुल मिला के नालंदा के बारे में यही रहा। ये हमारे साथ थे, साथ हैं सच्चिदानंद शर्मा, ये अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड हैं। अगर आप आते हैं तो इनको ज़रूर एक बार मिल लीजिएगा, ये आपको घुमा देंगे। ईमानदार हैं, अच्छे से ये बताते हैं और इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से जो है वो बताया। अब आप यहाँ कितने दिन से जुड़े हुए हैं? मैं काफी दिनों से, काफ़ी दिनों से जुड़े हुए। लॉकडाउन में तो दिक्कत हुई होगी? बहुत दिक्कत। अभी भी दिक्कत होता है। कौन बात होती है तब जो मतलब के लोग गाइड हैं वो लोग नंबर बनाए हुए हैं, तो वहाँ से मतलब कि 300-400 मतलब फेर रखते हैं तो लोग आते हैं। और हम, अब मैं सोचता हूँ कि उतना हमको टूरिस्ट अगर नहीं पकड़ते तो ये संसार में जितनी वस्तुएं देख रहे हैं सभी नष्ट उपकार ही हैं। लोग नालंदा का नाम जब इतना सुन करके आते हैं तो मोटी दीवार देख कर जाएंगे, उससे क्या लाभ। कुछ मुझ गरीब का भी भोग लगा, पेट का भोग, और मैं कुछ इसलिए जो जितना देते हैं उसमें मैं गया किसी प्रकार से जीवन यापन को चला। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। सोनी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं क्या कि आपको यहाँ आके कैसा लगा? थोड़ा दूर जाइए, अच्छा वीडियो बनेगा। आपको यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे देखने को मतलब इतना ऐतिहासिक किला मैंने आज तक कभी नहीं देखा था अपने लाइफ में। और बहुत सारे, जैसे अंकल ने बताया, हॉस्टल थे उस ज़माने के, और इतनी ऊंची ऊंची किले थे जिनके बारे में अंकल ने एक्सप्लेन किया है। उस सब के बारे में अच्छी जानकारी मिली अंकल के थ्रू, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम फिर आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। Viewers, I hope you must understood the history, the heritage of this great Nalanda University, and I'm sure कि आपको you must have learned so many things here that definitely gonna help you and will be a great reference for you, that this great university once was the power center, the knowledge center, and which combined the entire Asia, and today it is in very bad condition because of XYZ reason. बट यही वो समय है जब हम इस बात को जाने कि नया नालंदा यूनिवर्सिटी बन रहा है, उसकी भी वीडियो आपको दिख जाएगी जो रीस्टोर हो रहा है। अब देखना ये है कि वो यूनिवर्सिटी कैसा काम करती है, क्या वो नालंदा की तरह वही गौरव भारत को वापस दे पाएगी या नहीं, वो तो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति पर। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।